नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली खुशियों और रोशनी से भरी रही होगी। थोड़ा फेस्टिव ब्रेक लिया था, लेकिन अब हम डीलो जंक्शन पर वापस आ गए हैं, एक नए जज्बे, नए एनर्जी और नए लीगल टॉपिक्स के साथ में। अब से हम फिर से शुरू कर रहे हैं रेगुलर वीडियोस, जहां हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स यूज सिंपल लैंग्वेज में, ताकि लॉ आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बन सके। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर लीगल लर्नर हो, या चैनल फिर से लेकर आ रहा है। ये जो चैनल है वो फिर से आपके लिए लेकर आ रहा है वही डेडिकेशन और क्लियरिटी जिसके लिए आप हमसे जुड़े हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक नए फेज के लिए, क्योंकि अब आएगा नया दिवाली का एडिशन, यानी कि लीगल नॉलेज का दिवाली एडिशन। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो आपसे मिस नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अभी कवर, सीपीसी को कवर कर रहे हैं। सीपीसी में किस टॉपिक पे बात कर चुके हैं? सीपीसी में जो हमने हमारा लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था हमने अरेस्ट का। अरेस्ट के टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आता है आप सबको पता होना चाहिए। अरेस्ट के बाद आती है कुर्की। कुर्की क्या होती है? अटैचमेंट होती है। और क्यों की जाती है अभी देखेंगे हम इस वाले कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले तो हमने जितनी सीपीसी की क्लासेस ली है, पहले जिन लोगों ने अब तक उसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो सीपीसी है वो हमारा जुडिशरी में भी आता है, जेएलओ में भी आता है, तो एक इम्पोर्टेंट मेजर लॉ है। तो आप लोगों को इसको कवर करना जरूरी है। अभी एआईबी का एग्जाम हो रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसमें भी सीपीसी आ रही है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये मैटर अवेलेबल हो रहा है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब तक जितनी सीपीसी की क्लासेस हो चुकी हैं वो सब आपको देखनी चाहिए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है। अब फाइनली हमारी कुर्की की बात करते हैं। कुर्की यानी कि होती है अटैचमेंट। क्या होती है आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। कुर्की या अटैचमेंट के बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसके जरिए कोर्ट किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, या जब वो कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री का पालन नहीं करता तो उसको अटैच कर सकता है, अपने पास में ले सकता है। आई बात समझ में? तो अब सबसे पहले देखो कि जब हमको कुर्की पढ़नी है, किसी की प्रॉपर्टी कैसे जब्त की जा रही है ये पढ़ना है, तो उसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? सीपीसी, जो कि हम कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। कुर्की के प्रोविजंस कहाँ कहाँ दे रखे हैं? 60 से लेके 64, और इसके साथ साथ ऑर्डर 21 को हमको फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर 21 में क्या बता रखा है? प्रोसीजर बता रखा है, निष्पादन वगैरह के बारे में बता रखा है, तो इसको आपको उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि कुर्की का अर्थ क्या होता है। कुर्की या अटैचमेंट का मतलब होता है किसी डेप्टर। अब ये डेप्टर क्या होता है? डेप्टर यानी कि जो भी उसका कर्जदार होता है, जो भी व्यक्ति निर्णित ऋणी होता है, मतलब जिसके भी फेवर में निर्णय नहीं दिया जाता, ठीक है ना, उसकी संपत्ति को कोर्ट के ऑर्डर से जब्त कर लेना। यानी कि जो हमारा डेब्टर है इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना क्या कहलाता है? कुर्की कहलाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डिक्री होल्डर, अब ये डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसने कि केस को जीता होता है, यानी कि विन किया होता है, जिसके फेवर में डिसीजन आता है, ठीक है? और ये व्यक्ति क्या कर सके? अपना हक
अपना हक पा सके, अपना हक पा सके, इसके लिए क्या किया जाता है? कुर्की की जाती है। यानी अगर कोर्ट ने फैसला किसी के फेवर में दिया है और दूसरा व्यक्ति उसे पूरा नहीं करता तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है। इसी को क्या कहा जाता है? कुर्की कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रोविजंस देखते हैं सीपीसी के अकॉर्डिंग। कुर्की या अटैचमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होती है, वो हमको कहां पर देखने को मिलती है? सीपीसी के ऑर्डर 21 में। क्योंकि प्रोसीजर वाला पार्ट कहां पे दे रखा है? एग्जीक्यूशन के अंतर्गत अटैचमेंट और एग्जीक्यूशन से संबंधित नियम दिए गए हैं 21 में। कोर्ट मूवेबल और इमूवेबल। अब आप देखेंगे कि ये जो कुर्की किसके संबंध में की जाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में भी हो सकती है। यानी कि कोर्ट दोनों प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, चाहे वो क्या हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मतलब जैसे कि कोई भी सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई, व्हीकल हो गया, जमीन हो गई, जायदाद हो गई, इन सब पर क्या कर सकती है? कुर्की लागू की जा सकती है। ठीक है। अब हम जब सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन 60 हमको बोल रहा है कि वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो जो भी संपत्ति विक्रय की जा सकती है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, मूवेबल, इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी क्या की जा सकती है? डिक्री के निष्पादन में। डिक्री के निष्पादन कहां पे पढ़ेंगे हम? ऑर्डर 21 में। इसमें क्या की जा सकती है? कुर्क और विक्रय की जा सकती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? जो भी संपत्ति विक्रय यानी सेल हो सकती है वो प्रॉपर्टी कुर्क की जा सकती है। लेकिन हमको सेक्शन 60 में कुछ अपवाद दिए गए हैं जहां पे कहा गया है कि कुछ संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, कौन कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है। तो जब आप सेक्शन 60 को देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे, कंफ्यूज करेंगे। लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके सामने, उनकी समरी करके लेके आई हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो उसके लिए क्या क्या कहा गया है कि निम्न वस्तुएं, जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो वस्तुएं कुर्क करने में विक्रय यानी कि सेल नहीं की जा सकती। यानी ये वो वस्तुएं हैं जिनकी कुर्की नहीं हो सकती है। कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है? किसी घरेलू व्यक्ति के गहने हो गए, जैसे मंगलसूत्र वगैरह हो गए, आवश्यक वस्त्र हो गए, पहनने के कपड़े वगैरह होते हैं, बर्तन जो रेगुलर खाना वाना बनाते हैं वो। इसके अलावा कृषक के औजार। औजार क्यों नहीं करेंगे भाई? उसके कमाई का साधन ही वही है। अगर औजार ही बेच देगा तो कमाएगा कैसे, काम कैसे करेगा? घरेलू कृषक हो गया, उसका कोई गृह निर्माण अधिभोग वगैरह हो गया। अदर प्रॉपर्टीज और अकाउंट्स वगैरह हो गए। नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार हो गया, कोई व्यक्तिक सेवा का अधिकार हो गया, गवर्नमेंट सैलरी हो गई, श्रमिकों, घरेलू नौकर के धन वस्तु वगैरह हो गई। जो मेंटेनेंस की डिग्री से भिन्न कोई भी सैलरी में से 1000 या 2/3 वगैरह जो उसकी होती है सैलरी, उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता। भत्ते वगैरह हो गए, किसके संबंध में? भरण पोषण की डिग्री, एग्जीक्यूशन में सैलरी का जो 1/3 पार्ट होता है वो हो गया। इसके अलावा सेना के जो सैलरी भत्ते वगैरह होते हैं वो इंक्लूड हो गए। इसके अलावा भविष्य निधि 1925 हो गई, 1968 अप्लाई हो गई। जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं ना वो इन दोनों को अप्लाई कर दिया। निर्णित ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी पे कोई जो धन वगैरह संदाय किया जाता है वो आ गया। पट्टेदार का हित आ गया। भत्ते वगैरह आ गए। सेवक सरकार जो रेलवे से संबंधित होते हैं ना वो इंक्लूड हो गए। उत्तरजीविता के द्वारा जो उत्तराधिकार वगैरह होते हैं, चाहे से वो समाश्रित हो या संभावित हो, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। भरण पोषण का भावी जो अधिकार होता है वो इनकी कुर्की नहीं की जा सकती। फिर भत्ता जो डिक्री के एग्जीक्यूशन में छूट प्राप्त कर रखा हो उसकी भी कुर्की नहीं होगी। निर्णित ऋणी
भू राजस्व के संदाय के दायी रेवेन्यू के लिए विधि से छूट प्राप्त है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी कुर्की नहीं की जा सकती, कुर्की नहीं कर सकते हो आप। बाकी सभी प्रॉपर्टीज की जिनको आप सेल कर सकते हो, कुर्की कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो इसके अपवाद हैं। बाकी सभी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या हो सकती है, कुर्की की जा सकती है, अटैचमेंट किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 61 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 61 कह रहा है कृषि उपज को भागते छूट, यानी कि पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनको छूट मिली गई है सेक्शन 61 के अंतर्गत। तो डिक्री के निष्पादन में, यानी जब किसी डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके संबंध में कुर्कियां विक्रय नहीं की जाएगी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कृषक का परिवार को कोई वर्ग भाग निर्भर करता है। 61 ने स्पेशली इसको अलग से पॉइंट बना के दिया है। इसके अलावा इसको जो हमको पढ़ना होगा वो पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर 38 और रूल 2 के साथ, 12 के साथ में। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं आप चाहे तो। इसमें कहा गया है कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी। कृषि उपज निर्णय के पूर्व, यानी जो डिसीजन दिया जाता है ना, जजमेंट दिया जाता है, निर्णय के पूर्व कुर्क यानी कि अटैच नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सेक्शन 62 क्या बोल रहा है। निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। तो क्या कहा गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए कोई व्यक्ति सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि सुबह शुरू होने से पहले और रात शुरू होने से पहले ही प्रवेश कर सकता है। सूर्य उग रहा है सुबह 6 बजे, अस्त हो रहा है शाम को 6 बजे, तो इस आवर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इससे पहले और इससे बाद में प्रवेश नहीं करेगा। निवास गृह का भाग तब तक नहीं तोड़ेगा जब तक निर्णित ऋणी वहां नहीं हो। किसी के घर को तब तक नहीं तोड़ोगे जब तक कि जो निर्णित ऋणी है वो व्यक्ति वहां पे नहीं हो। यदि विश्वास करने का कारण है कि वो संपत्ति वहां पर स्थित है तो कमरे का द्वार तोड़कर प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन वहां पे अगर कोई पर्दानशीन स्त्री होगी, ऐसी स्त्री है कि जो भी इस सिचुएशन में है कि उसको नहीं देखा जा सके, तो स्त्री पर्दानशीन कोई रूढ़ी वाली स्त्री है, उसको हटने के लिए कहा जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो सेक्शन 63 क्या बोल रहा है। कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। सबसे पहले प्रॉपर्टी किसी एक कोर्ट की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक कोर्ट के द्वारा कुर्क की गई है, तो वहां वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को कुर्क करेगा जो सबसे पहले उसको अधिकार रखता है। ठीक है, ऐसा करने पर कोई कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। ये वाली बात बोली हमको सेक्शन नंबर 63 ने। इसके बाद हमको सेक्शन 64 क्या बोल रहा है। सेक्शन 64 बोल रहा है कुर्की के बाद प्रॉपर्टी के अन्य प्राइवेट संक्रमण का शून्य होना। यह बात कुर्की से पहले किए गए अंतरण या परिधान या संविदा के अनुसरण पर किया गया वहां लागू नहीं होगी। यानी कुर्की हो गई, ये प्रोसेस चला, इसमें यहाँ पे कुर्की हुई है, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, तो इसके बाद वाले काम पे लागू होगा। इससे पहले वाले काम पर अगर कोई ट्रांसफर किया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया गया है, कोई परिधान वगैरह किया गया है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद इस सिचुएशन के बाद अगर कुर्की हुई है, यहाँ कुर्की हुई है, तो इसके बाद वाली चीजों पर कोई प्राइवेट वगैरह काम किया जाता है, ट्रांजैक्शन संक्रमण वगैरह किया जाता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन वगैरह होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 60 से 64 की बात थी। अब एक हल्का सा ऑर्डर 21 में इसका एक प्रोसीजर टाइप का दे रखा है, वो अपन देखते हैं कि उसके अंतर्गत हमको क्या बताया गया है। तो कोर्ट एक वारंट अटैच करता है। इसका मतलब हो गया कि इसका प्रोसीजर देखने के लिए जब हम ऑर्डर 21 की बात करते हैं तो कोर्ट क्या करेगा,
अटैचमेंट के लिए एक वारंट इशू करता है। सबसे पहले यही काम करेगा, वारंट इशू करेगा। उसके बाद कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं प्रॉपर्टी पर क्या करेंगे, ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो होते हैं ना, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर जाके नोटिस चिपका देंगे कि भाई इसको हम कुर्क करने वाले हैं। नोटिस में लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी कोर्ट के अंदर अटैच कर दी गई है। जब तक डिक्री पूरी नहीं होती तब तक डेप्टर उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता और ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। यानी ये प्रॉपर्टी जिस पर नोटिस लग गया, ना तो इसको सेल किया जाएगा ना ही इसका ट्रांसफर किया जाएगा। आई बात समझ में? अगर फिर भी वो कंप्लाई नहीं करता, मतलब इस चीज को फॉलो नहीं करता, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को नीलामी में बेच सकती है। यानी कि मान लीजिए इसने ब्रीच कर दी इस बात को कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया, तो फिर क्या करेगा, कोर्ट को आ जाएगा गुस्सा और वो क्या करेगा, इसकी नीलामी कर देगा, ऑक्शन कर देगा इसका। और इससे जो पैसे वैसे आएंगे ना, वो किसको देगा, खुद रखेगा? नहीं, डेब्टर को देगा। आई बात समझ में? लेकिन क्या होता है, सभी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं की जा सकती। सीपीसी में कुछ एग्जम्प्ट प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे कोई क्लोथ हो गए, जेवर हो गए, नेसेसरी वस्तुएं हो गई, इनकी टूल्स वगैरह होती हैं, उनकी को उन सब चीजों को अटैच नहीं किया जा सकता है। ये तो प्रोसीजर हो गया। कैसे प्रोसीजर? अटैचमेंट के लिए वारंट इशू होगा, कोर्ट के अधिकारी जाएंगे, प्रॉपर्टी पर क्या लगाएंगे, नोटिस लगाएंगे। नोटिस लगा के बोल देंगे इसको ना तो तुम सेल करोगे ना ट्रांसफर करोगे जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं निकलता। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता तो क्या करेगा, फिर कोर्ट उसको नीलाम कर देगा। नीलाम करने पर जो पैसे आएंगे वो किसको देगा, डेप्टर को दे देगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो दोस्तों ये था कुर्की का अटैचमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है डिक्री को एनफोर्स कराने के लिए। इससे कोर्ट इंश्योर करती है कि नया जो न्याय वगैरह मिलेगा सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक्चुअली लागू भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई एआईबी के मैं फास्ट रिवीजन करवा दूं एआईबी के सभी एक्ट्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैम आप एआईबी का फास्ट रिवीजन करा दीजिए, 30 नवंबर को इसका एग्जाम है। तो आपका जितना रिस्पॉन्स आएगा मेरे में भी उतना जोश आएगा आपको लेक्चर्स करवाने के लिए। तो आज ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एआईबी के बारे में मुझे बताइए। बाकी हम जैसे हमारी सीपीसी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे और हम मिलते हैं हमारे एक नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।